हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर का जो इंडियन पॉलिटी अभी हम लोग देख रहे हैं उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्रम में वीडियो नंबर 10। इससे पहले 9 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुनाव आयोग। कह रहा है कि भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो भारत का संविधान जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। यह बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। फिर कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। फिर कह रहा है कि सही कथन है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवाद जो है वो निपटाता है। आगे कह रहा है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां जो है वो स्वीकृत की गई हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आगे कह रहा है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। आगे कह रहा है कि संसद के सदस्य की निर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। कह रहा है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि या जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या जो है वो बहुत अधिक थी। आगे कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए जाने व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो यह जो है वो संसद के द्वारा किया गया है। आगे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये बिल्कुल सत्य है। फिर कह रहा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है। आगे कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो विधिक या वैधानिक अधिकार है एक अधिनियम के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है। तो यह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। आगे कह रहा है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया है किस आम चुनाव में। तो वो किया गया है था 1989 के आम चुनाव में। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। आगे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी बिल्कुल सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सब जो है वो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। आगे कह रहा है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस
निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किसी प्रत्याशी के पक्ष में किया है। आगे कह रहा है कि 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी थी? तो वो थी 714। 2019 में थी लगभग 908.72। आगे कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज व भारत के संविधान के अपमान में अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। आगे कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। यह भी सही है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है और कोई अभ्यर्थी जो है वो अब दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया था। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो लोकसभा के चुनाव के सरकारी नियंत्रण की सिफारिश किए थे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इसका संबंध जो था वो निर्वाचन सुधारों से था। कह रहा उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां की द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन फिर इसको 1989 में 3 सदस्यीय आयोग जो है वो बना दिया गया। कह रहा है इसका चुनाव जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है कि सही कथन है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 54 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियां एवं 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए निर्णय जो है वो परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सही है। और परिसीमन आयोग के आदेश जब तक लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है वो नजीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है। आगे कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो यह जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। फिर आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, नहीं ये राज्य के निर्वाचन आयोग का रहता है। तो ये जो है वो गलत है। फिर कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो BS रमा देवी जो है वो भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। फिर कह रहा है भारत में मतदान हेतु प्रयुक्त मशीन वीवीपैट का संस्करण है। तो वो M2 और M3 है। आगे राजनीतिक दल से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में अगर वो राज्य स्तर का दल है। फिर कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है या वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त कर लेता है। कह रहा है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वो उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों या फिर उस दल को लोकसभा
कि कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें जो है वो प्राप्त हो, तथा ये सदस्य जो हैं वो कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों, या फिर वह दल जो है वो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है वो प्रभावित था। तो राष्ट्रीय शब्द जो है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। फिर कह रहा है 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो वो कांग्रेस पार्टी के विघटन से हुआ था। फिर कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कह रहा है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा समाजवादी पार्टी में से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। फिर कह रहा है कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो तेलुगु देशम जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। कह रहा है आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। फिर कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। आगे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना किया था, तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है सीपीआई का गठन वर्ष जो हुआ था वो हुआ था 1925 में। फिर आगे कह रहा है सीपीएम का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1964 में। उसके बाद कह रहा है एआईएडीएमके का गठन जो है वो हुआ था 1972 में। फिर कह रहा है आगे तेलुगु देशम की अगर बात करते हैं तो तेलुगु देशम का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1982 में। आगे कह रहा है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन जो है वो 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। आगे कह रहा है कि चुनाव बॉन्ड योजना 2018 के संबंध में सही है। तो चुनाव बॉन्ड योजना 2018 के संबंध में अगर बात कीजिएगा तो राजनीतिक दलों को मिलाने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। ये भी सही है। और कह रहा है पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खातों में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान जो है वो उस दिन किया जाएगा। तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत जो है वो समाहित है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि वह बहुत से चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। आगे कह रहा है कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों के अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ये भी जो है वो बिल्कुल सही है और ये जो है वो एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। आगे कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, संविधान संशोधन की आवश्यकता है। फिर कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है वो है चुनाव आयोग को। फिर कह रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन जो है वो सही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ये बिल्कुल सही है। और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे कह रहा है कि अंतरिम दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है तो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। फिर कह रहा है एक दबाव समूह जो है वो माना जा सकता है
तो मजदूर संघ के सदस्यों को एक दबाव समूह के रूप में माना जा सकता है। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। तो यह जो है वो रजनी कोठारी ने किया। कह रहा दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वो है, तो वो हुआ था 15 फरवरी 1985 को। आगे कह रहा है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो है वो 1985 में प्रथम बार मिला था। फिर कह रहा है भारत में एक राजनीतिक दल का विलय जो है वो दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है। तो जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों तो वो जो है वो विलय मान्य हो जाता है। आगे कह रहा है कि राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निहत्था का अपवाद माना जाता है। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। आगे कह रहा है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो कहाँ कर दिया गया था, तो जम्मू और कश्मीर में कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो कम से कम 54 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि देखिए 10% होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या का जो कि 543 है उसका न्यूनतम 10% होना चाहिए, अर्थात 54.3 या 54 सदस्य जो है वो संबंधित पार्टी का होना चाहिए। आगे कह रहा है कि साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पौर्तम आंदोलन चलाया था। तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश में चलाया था। आगे कह रहा है कि कामराज योजना का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना ही कामराज योजना का उद्देश्य था। आगे कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है। ये बिल्कुल भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। वही कह रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह जो है वो एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। कह रहा है कथन और कारण दिए गए हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। और संसद जो है वो भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक जो है वो अलग अलग पारित होना आवश्यक है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके निम्नलिखित संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो यह जो है वो 24वां संशोधन के द्वारा। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो इस संबंध में सही कथन है। तो विधानसभा जो है वो संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा जो है वो संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित जो है वो नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है वो लाया जा सकता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि जो है वो आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इन तीनों पर क्या है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा संपुष्टि जो है वो आवश्यक है। आगे कह रहा है कि वो विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। फिर कह रहा है कि संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक जो है वो नहीं बुलाई जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, संयुक्त बैठक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुलाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया है तो वो क्या होता है, तब वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों रूप से पारित होना अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक जो है वो लाया गया था। तो यह जो है वो कब लाया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। फिर आगे कह रहा है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था वो किस चीज़ से संबंधित था, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से प्रथम संविधान संशोधन जो था वो संबंधित था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो परिवर्धित हुई। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अतः अंततः स्थापित किया गया। तो यह जो है वो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। फिर कह रहा है कि सही सुमेलन करना है आपको। 69वां संविधान संशोधन किसके साथ मैच करेगा, यह जो है वो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन जो है वो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन में कहा गया 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। 83वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ इसकी प्रभावी संख्या जो है वो नहीं है, यहाँ का समाज जो है वो आदिवासी समाज है। आगे कथन है भारत के संविधान के 99 जो संशोधन हुआ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी एनसीआर बना। तो यह जो है वो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर कह रहा है कि पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो दल बदल किस में, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो यह जो है वो 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो 61वें संविधान संशोधन में जो है वो मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां और 104वां संशोधन जो है वो संबंधित है। तो यह जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से जो है वो संबंधित है। फिर कह रहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के 2 अलग निकायों में बांटा गया है। तो यह जो है वो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा बांटा गया है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो यह जो है वो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। फिर कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। तो यह जो है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में किया था। आगे कह रहा है लघु संविधान कहा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। फिर कह रहा है यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह कहा गया 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। फिर कह रहा है कि सही कथन है मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लेखित राजनीति के निदेशक तत्व को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि लिया गया है कहाँ से, रसिया के संविधान से। फिर कह रहा है सिक्किम जो है वो एक नया राज्य बना। तो पूर्ण रूप से सिक्किम जो एक नया राज्य बना वो बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा।
आगे कह रहा है मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। फिर कह रहा है केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया है? यह कहा गया 91 संविधान संशोधन में। फिर कह रहा संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संबंधित था, तो यह जो है वो 6 और 14 वर्ष के बीच की बच्चों की आयु की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आगे कह रहा है कि गौरतलब है कि यह संशोधन विधेयक अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। फिर कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, तो यह जो है वो 2010 से लागू किया गया। आगे कह रहा है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है, तो 21A संविधान में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर कह रहा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है, तो ओबीसी को 27% का जो आरक्षण दिया गया शिक्षण संस्थानों में वह दिया गया 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का किससे सरोकार है, तो यह जो है वो सरकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, तो यह जो है वो 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। आगे कह रहा है संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी का प्रावधान करता है, तो जीएसटी का प्रावधान करता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। 94वां संविधान संशोधन 2006 की बात कीजिएगा तो यह अनुच्छेद 164 में संशोधन हुआ। फिर कह रहा है 55वां संविधान संशोधन 2009 अनुच्छेद 134 में संशोधन। 96वां संविधान संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन, और 103वां संविधान संशोधन 2019 ये हुआ अनुच्छेद 15 में संशोधन। फिर कह रहा भारत में मार्च 2021 तक संविधान संशोधन है, तो मार्च 2021 तक हुए थे 104 संविधान संशोधन जो है वो हुआ था। आगे कह रहा है कि सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार है। 13वां संविधान संशोधन का संबंध नागालैंड से। 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनः परिभाषित किया गया। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर है 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम, और 38वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।